Hello Aisha, how are you? I'm good. How are you? I'm good as well. I think चाइना में भी ठंड आ गई है। बिल्कुल, यहाँ थोड़ा पहले आई है। बिल्कुल ठीक हो गया। काफी अरसे से हम ये करना चाह रहे थे और हम कर नहीं पा रहे थे, बट आई थिंक फाइनली हमें टाइम मिल गया है कि हम सूडान पर बात कर सके। और आई थिंक इस पर बात करना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि समटाइम्स अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ों पर बात करना हमारे यहाँ आसान हो जाता है। मतलब मुझे लगता है कि हम्म। इन सो मेनी वेज फ़लस्तीन पर बात करना बहुत आसान है, लेकिन बिल्कुल। सूडान पर बात नहीं की जाती और हमें हमारी गवर्नमेंट्स और सब लोग भी खामोश हैं। कहीं ना कहीं जो यूएई का उसमें हाथ है और सेड हाथ है या नहीं है, वो सारी चीज़ें जो हम्म। हैं वो फिर हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस को क्वेश्चन ना करें तो आई थिंक हम्म। हमने उन अरब ममालिक को भी देखना होता है। और आई थिंक अगर सूडान की बात की जाए तो हम पाकिस्तान के बारे में हमेशा कहते हैं कि आप एक बहुत ही ऐसी जगह पर बैठे हैं, एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। तो सूडान इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज जिनके पास वो स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी है, बहुत से मिनरल्स भी हैं, और उनकी उस पोजीशन से शायद दुनिया में और बहुत ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और उसका नतीजा जो वहाँ पर हो रहा है उसके ज़रिए हमें नज़र आता है। आई थिंक अगर मैं जनरली बात करूँ तो लोगों को शायद एक वो क्लिप या एक वो वायरल वीडियो याद होगी जिसमें खातून खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रही थी। और हम्म। वो वीडियो बहुत वायरल हुई, लेकिन उसके बाद लोग भूल गए कि भाई उसके बाद क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। And the world is not talking about it as we are talking about Palestine or many other things. And I'm not saying that those things are not important, but I'm just saying कि शायद इसको बहुत आसानी से भुला दिया गया। और उसके अंदर आई थिंक ये देखना ज़रूरी है कि जो रेवोल्यूशन आई उस रेवोल्यूशन के बाद दो आर्म्ड फोर्सेस, दो मिलिट्री, जो मलेशिया या जो मिलिट्री का कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, वो अब हम आपसे समझेंगे भी। और उसके अंदर वो आपस में ही लड़ते रहे। और अब एक बार फिर ये खबर जो है वो बहुत, क्योंकि अब वो लड़ाई उनके मेन कैपिटल खर्तूम तक पहुंच गई है। और उस वो मैसेकर जो कहा गया कि भाई सैटेलाइट इमेजेस में भी वो ब्लड शेड जो है वो नजर आया। तो आज फिर लोगों के लिए एक ये अहम बात हो गई है, या लोगों को नजर आ रहा है कि ओ अच्छा, इस पर बात करनी है। सो अगर हम इसको उस इंटरनेशनल लेंस से देखें, जो हम इंटरनेशनल लॉ के लेंस से देख रहे हैं चीज़ों को, तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस मैटर में भी इसको इंटरनेशनल लॉ के लेंस से चीज़ों को देखें। और हम आपसे आज इस पर बहुत ज़्यादा जो है वो लर्निंग्स लेंगे। जी, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली एग्री कि बात करना ज़रूरी है, क्योंकि बात करने से ही जो हम पैलेस्टीन का इशू देखते हैं वो एक ग्लोबल हाईलाइट बना, और फिर आखिरकार जो है वो चीज़ें एक ठीक है, टेम्पररी हो गया या जिस तरह का भी सीज फायर है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जो एक एस्केलेशन थी किलिंग्स की वो रुकी। तो बात करना बहुत जरूरी है, एंड आई टोटली एग्री कि हम हमें अपनी स्टेट की पॉलिसी के साथ अलाइन करते वक्त हम जब बात करते हैं तो हमारे लिए फ़लस्तीन के लिए बात करना आसान हो जाता है, और दीगर ममालिक के लिए, स्पेशली जिनके साथ हम लोगों के कॉर्डियली रिलेशंस हैं, उनके साथ उनके खिलाफ बात करना या उनके बारे में बात करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक और जो इशू है वो, जब हम इंटरनेशनल अपनी गैदरिंग्स में एक इशू देखते हैं कि जब हम फलस्तीन की बात करते हैं तो कुछ ममालिक के अफराद जो है वो कहेंगे कि आपको यूक्रेन के लोगों का खून नजर नहीं आ रहा। तो अगर आप यूक्रेन के लोगों की बात करेंगे तो कहेंगे कि फलस्तीन, मतलब यहाँ पर, और अब क्योंकि सूडान के लोग भी हैं और अफ्रीका ने तो एक हिस्ट्री देखी है जेनोसाइड की, तो यहाँ पर खून को भी रंग दिया जाता है कि ये ब्राउन ब्लड है, ये वाइट ब्लड है और ये ब्लैक ब्लड है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ह्यूमन ब्लड इज ह्यूमन ब्लड। ओके, कमिंग बैक टू द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लॉ के, इस पूरे वाक़े में इंटरनेशनल लॉ की क्या इन्वॉल्वमेंट है, और कैसे अगर इंटरनेशनल लॉ को अप्लाई किया जाए स्ट्रिक्टो सेंस हो तो कुछ बेहतरी हो सकती है, और इंटरनेशनल लॉ की अपनी भी लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा है।
फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इस तरह के वाकयात जो जहाँ जिस तरह के इस वक्त सूडान में हो रहे हैं, जहाँ उनके अपने ही दो जो विंग्स हैं, एक गवर्नमेंटल विंग है जिसको हम SAF कहते हैं यानी कि सुडानीज आर्म फोर्सेस, और उसके बरक्स जो उनके साथ एक प्राइवेट मिलिट्री का विंग है जो मिलिट्री के ही डिवाइड के एक कमांडर ने बना दिया, और उसका नाम है आई गेस RAF यानी कि रैपिड आर्म फोर्सेस। ये जो दो विंग्स हैं, इस सिर्फ और सिर्फ एक पावर का गेम है। कौन लीडर बनना चाहता है, कौन हकमियत करना चाहता है, कौन जो है वो वसाइल पर कब्जा करना चाहता है, इट्स जस्ट ऑल अबाउट दैट। यहाँ पर और किसी किस्म का कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट या कोई रिलीजियस डिस्प्यूट नहीं है। हाँ, अब जो जिस तरफ चीजें जा रही हैं, एक एथनिक डिस्प्यूट है यहाँ पर, क्योंकि एक या कुछ एथनिसिटी के लोगों को जो है वो रिपीटेडली टारगेट किया जा रहा है। और अभी तक तो इंक्वायरीज लॉन्च नहीं हुई, जिसकी बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से और यूनाइटेड नेशंस को। लेकिन जब वो इंक्वायरीज के रिजल्ट जब आएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली हमें जेनोसाइड के भी प्रूफ्स जो हैं वो एविडेंस मिलेंगे, कहा जा सकता है। तो कमिंग बैक टू द कॉन्फ्लिक्ट, सबसे पहले तो ये है कि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में जो है वो इंटरनेशनल लॉ की जो ब्रांच है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, उसकी एप्लीकेशन जो है वो आती है। अब इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एक ऐसा कानून है जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के वाकयात पर अप्लाई होता है। यानी कि अगर हम आम जुबान में समझें सिर्फ, तो जंग में इस्तेमाल होता है। लेकिन हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जंग को आर्म कॉन्फ्लिक्ट में ट्रांसलेट करना जो है वो एक अच्छी ट्रांसलेशन नहीं है। इसकी रीजन ये है कि 1949 से पहले जो है वो जो कौमें थी वो वर्ड इस्तेमाल करती थी जंग का, ठीक है। लेकिन हमने बाद में देखा कि UN चार्टर के बाद भी आर्म जो जंग है उसको यूज ऑफ फोर्स से रिप्लेस किया गया, और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में भी जंग को है वो आर्म फोर्स से रिप्लेस किया गया। उसकी रीजन थी, उसकी रीजन ये है कि जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट का जो कॉन्सेप्ट है ना, इट कंसर्न्स इटसेल्फ विद द फैक्ट्स एंड नॉट विद डेक्लेरेशंस। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ग्रुप्स हैं या जो स्टेट्स हैं, अगर वो जंग में हैं भी, हालत जंग में हैं भी, लेकिन उनकी डेक्लेरेशन की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ फैक्ट्स अगर जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑन द फेस के, हालात ये हो चुके हैं जो कि इंडिकेशन कर रहे हैं कि ये जंग के ही हालात हैं, तो वो फैक्ट्स जो हैं वो इस्टेब्लिश करने के लिए इनफ हैं कि ये एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है। एंड वेन एवर देर इज एन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ उस पर खुद ब खुद जो है वो अप्लाई होने लग जाता है। अब क्या बात थी कि हमें इसको आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट का नाम देना पड़ा, वो ये थी कि जब जंग हम कहेंगे या डिक्लेरेशन की बात, जंग के लिए डिक्लेरेशन जरूरी है। यानी कि अर्लियर स्टेट्स जो है वो डिक्लेयर करेंगी कि वी आर इन द स्टेट ऑफ वॉर, तभी उन पर इंटरनेशनल लॉ जो है वो अप्लाई होगा, जेनेवा कन्वेंशन अप्लाई होंगी। अदरवाइज जो है वो फिर नहीं अप्लाई होंगी। तो स्टेट्स क्या करती थी कि वो इस तरह के एक्ट्स करती थी, जैसे ऑक्यूपेशन हो गया, बॉम्बिंग होगी, फाइटिंग होगी, वायलेंस हो गया, लेकिन उसको डिफरेंट टर्म्स दे देती थी, जैसे इंटरनल मैटर हो गया या कोई सिक्योरिटी ऑपरेशन हो गया। तो इस टर्मिनोलॉजी के खेल को रिजॉल्व करने के लिए स्टेट्स ने ये डिसाइड किया कि हमें जो वॉर है इस टर्म को रिप्लेस करके आर्म कॉन्फ्लिक्ट की टर्म इस्तेमाल करनी चाहिए। यानी कि अब क्या होगा कि आपकी डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है। अगर आर्म कॉन्फ्लिक्ट जो डेफिनेशन है, अगर उसकी इंग्रेडिएंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, सो उस पर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की जो है वो एप्लीकेशन हो जाएगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। आर्म कॉन्फ्लिक्ट की सिंपल सी एक जो है वो डेफिनेशन ये है कि आपके ऑर्गेनाइज्ड कोई ग्रुप्स हैं या स्टेट्स हैं, और उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है। और उस कॉन्फ्लिक्ट की जो नेचर है वो बहुत सीरियस है, यानी कि उसका एक सर्टेन थ्रेशहोल्ड है। जो इंटरनेशनल जूरिस्प्रूडेंस है या जो ट्रीटीज हैं या जो लॉज हैं, वो इटसेल्फ इस थ्रेशहोल्ड को डिफाइन नहीं करते, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि कितनी कैजुअलिटीज हो रही हैं, किस तरह के वेपन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, किस तरह की टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही हैं, इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है, कितने एरियाज जो है वो अंडर कंट्रोल है, कितने एरियाज जो है वो अभी भी स्टेट के पास है। सिर्फ इस तरह के जो फैक्टर्स हैं वो डिटरमिन करते हैं कि ओके, ये वाले जो कंडीशंस हैं ये एग्जिस्ट कर रही हैं, तो अब हम कह सकते हैं कि ये एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है। अब जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसकी दो
इकसाम होती हैं। फर्स्ट जो इसकी टाइप है वो है इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, और जो इसकी सेकंड टाइप है वो है नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट तो बिल्कुल एक सिंपल सा मतलब इसकी डेफिनेशन को समझना बहुत आसान है, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जो दो स्टेट्स के दरमियान है, जिसमें जब दो स्टेट्स के बीच में एक आर्म्ड वायलेंस का शुरुआत हो जाएगी, तो जब वो दे रिजॉर्ट टू यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट ईच अदर, तो उसको हम कहेंगे कि आर्म कॉन्फ्लिक्ट है। यानी कि जो हमने यूएन चार्टर में यूज ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ा था, जब डिक्लेरेशन ऑफ वॉर हो जाएगी या इस तरह के सर्कमस्टांसेस जो है एग्जिस्ट करने लग जाएंगे, तो हम कहेंगे कि ये जो है अब इन स्टेट ए और स्टेट बी के बीच में एक आर्म कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, जिस तरह की हमने अप्रैल मई में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में देखा, ये एक आर्म कॉन्फ्लिक्ट था। अब एक ये जो नॉन इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट है, इस ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, और यही वो कॉन्सेप्ट है जिसमें सूडान जो है उसकी सिचुएशन लाई करती है। सादा जबान में इसको कहा जाता है खाना जंगी, यानी कि एक मुल्क के अंदर ही आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो चुका है, यानी कि जंग की सूरत हाल, वायलेंस हो रहा है, किलिंग्स हो रही हैं। लेकिन हमें समझना होगा कि जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोटेस्ट। जब एग्जैक्टली। आपके प्रोटेस्ट हो गए और वो वायलेंट हो गए, ठीक है, या किसी किस्म के टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है, या किसी किस्म की गैंग फाइटिंग हो रही है, जैसे कराची में एक टाइम पर हुआ करती थी, ठीक है, ये क्वालिफाई नहीं करते आर्म कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन को। आर्म कॉन्फ्लिक्ट के लिए सबसे पहले तो समझना कि पार्टीज कौन है। आर्म कॉन्फ्लिक्ट में एक पार्टी स्टेट हो सकती है, और एक या एक से ज्यादा पार्टीज जो है वो बेलिजरेंट ग्रुप्स हो सकते हैं, ऐसे ग्रुप्स विच आर फाइटिंग अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है। अब स्टेट खुद भी हो सकती है, और स्टेट किसी और स्टेट के साथ मिलकर भी अपने मुल्क के अंदर जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं या जो बेलिजेंट ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ एक्शन कर सकती है। तब भी ये एक नॉन इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट ही रहेगा। यानी कि एज एज लॉन्ग एज द सिचुएशन इज स्टेट वर्सेस सम ग्रुप या ग्रुप वर्सेस ग्रुप, तो हम कहेंगे कि ये एक नॉन इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है। लेकिन ये जो ग्रुप्स हैं, ये जस्ट किसी भी किस्म का ग्रुप होना इनफ नहीं है। जो आईसीआरसी की कमेंट्री हमें देखने को मिलती है, या जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की ट्रीटीज हैं या डिस्कशंस जो उस पर हमें मिलती हैं, उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट देखी जाती है कि जो ये ग्रुप्स हैं, ये इनका ऑर्गेनाइज होना बहुत जरूरी है। यानी कि इनमें एक क्लियर कमांड स्ट्रक्चर मौजूद है, और इनके पास ये एबिलिटी है कि ये प्लान कर सकें और कैरी आउट कर सकें मिलिट्री ऑपरेशंस। दे हैव द एबिलिटी टू एंटर इनटू नेगोशिएशंस, दे हैव द प्रॉपर सिस्टम, इंटरनल रूल्स, डिसिप्लिन, रिक्रूटमेंट्स हो रही है, और सप्लाई हो रहा है वेपन्स का, लॉजिस्टिक्स का, और इस तरह की जब तमाम उनके अंदर एक कहेंगे ना एक डिसिप्लिन है, यानी कि वो एक फौज नहीं है लेकिन उनके अंदर एक पूरा क्लियर कमांड स्ट्रक्चर मौजूद है, तो इसको हम कहेंगे कि इस तरह का ग्रुप जो है वो जब इस तरह के वायलेंस में इन्वॉल्व होगा, तब हम कहेंगे कि ये नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है। अब अगर हम आरएसएफ की बात करें तो वो तो बिल्कुल इस सिचुएशन को, इस पूरी कंडीशन को क्वालिफाई करती है, ठीक है। और कुछ स्टेट्स जो हैं वो आप जो आपके बेलिजेंट ग्रुप्स होते हैं उनको ये स्टेटस देने से डिनाई करती हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर इंडिया में सिखिस जो आपका सिख मूवमेंट चल रही है, वैसे वो इस लेवल तक उसका या थ्रेशोल्ड तो नहीं पहुंचा, लेकिन वो अब जो जो लोग सिख मूवमेंट के लिए फाइट कर रहे हैं उनको बेलिजेंट का ग्रुप देने से इंडिया हमेशा रिलेक्टेंट रहेगा। यानी कि वो उनको एक नॉन ऑर्गेनाइज पार्टी ही बोलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप रिकॉग्निशन देंगे तो फिर लॉ की एप्लीकेबिलिटी, दूसरी पार्टी का एंटर इनटू नेगोशिएशन होना, उसका एक प्रोटोकॉल भी बन जाता है। यानी कि आपने उससे डील करना है, उससे नेगोशिएट करना है, और सर्टन जो है वो ह्यूमैनिटेरियन लिमिटेशंस भी अप्लाई होती हैं। तो एक एनआईएसी यानी कि नॉन इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट में एक ये वाले इश्यूज बहुत ज्यादा, एक ये वाले गैप्स बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें स्टेट्स की तरफ से बहुत ज्यादा रिलक्टेंस होती है। एक तो नॉन इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट को इटसेल्फ रिकॉग्निशन देना, और ऊपर से जो जो ग्रुप्स हैं उनको बेलिजेरेंट होने का रिकॉग्निशन देना। तो यस, आई थिंक यू हैव अ क्वेश्चन। नो नो, गो अहेड। ओके, और जो दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो नॉन इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट के लिए वो यही है, जो कि आर्म कॉन्फ्लिक्ट का अपना एक एलिमेंट है, विच इज द इंटेंसिटी ऑफ वायलेंस, इंटेंसिटी ऑफ फाइटिंग, ठीक है। ये भी हम सूडान में देख रहे हैं, बल्कि इंटेंसिटी का थ्रेश होल्ड का भी अगर कोई थ्रेश होल्ड होता है तो वो भी मेरे ख्याल से क्रॉस हो चुका है, कि जिस तरह से वहां पर वायलेंस हो रहा है, एथनिक वायलेंस हो रहा है, रेप्स हो रहे हैं। और आई गेस व्हेन आई वाज watching the footages and different documentaries,
तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई 1500 या 1100 की क्या कोई, मतलब वो, या इस तरह की ट्रॉय टाइप की कोई मूवी चल रही वॉर है। चल रहा है। और ऐसी जंग है जिसमें आपने किसी को नहीं छोड़ना। Yes. हालांकि जो हम मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं या सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो जंगों के भी अब कवानीन की बात असूल होती है। है कि आपने अ, इस हद तक लड़ना है कि आप जीत जाएं, अगला हम्म। बंदा खत्म ना हो जाए, सिर्फ कमजोर हो जाए। लेकिन ये तो ऐसा लगता है जैसे हम कोई बहुत पुरानी जंग देख रहे हैं जिसमें किसी किस्म का कोई कानून नहीं है। सो I think या considering the situation of Sudan, we are clear that it's a non-international armed conflict. अच्छा, आप यूएई की बात कर रहे थे। जब हम डेफिनेशंस की बात करते हैं, इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट, नॉन इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट बहुत लंबा होता है, एनआईएसी से मैं मुखातिब करूंगी इसको। यहाँ पे एक और टर्म आती है, इंटरनेशनलाइज्ड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, नॉन इंटरनेशनलाइज्ड आर्म कॉन्फ्लिक्ट। इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आईसीआरसी की कमेंट्री कहती है कि ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें किसी फॉरेन गवर्नमेंट की सपोर्ट हो, यस। आइदर टू द गवर्नमेंट और आइदर टू दी जो आपके बेलिजेंट ग्रुप्स हैं उनको। तो यहाँ पर जो यूएई है उसकी एलिजिड जो है वो इन्वॉल्वमेंट है इन द फंडिंग ऑफ द आरएसएफ। तो अगर ये प्रूव हो जाए तो इसको नॉन इंटरनेशनलाइज्ड आर्म कॉन्फ्लिक्ट भी कह सकते हैं। बट देयर इज वन थिंग टू नोट हेयर, इट सेज दैट आपका सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करना, फॉर एग्जांपल इफ यूएई इज सपोर्टिंग द belligerent groups RSF, it doesn't mean that it is now an international armed conflict। ये सूडान वर्सेस यूएई नहीं हो जाएगा सिर्फ सपोर्ट से। हाँ, अगर सपोर्ट से ज्यादा, जिस तरह के हमने इफेक्टिव कंट्रोल यूज ऑफ फोर्स के कॉन्सेप्ट में देखा था, जब उस तरह के इन्वॉल्वमेंट होने लग जाती है, फौज आने लग जाती है वहां की, और प्रॉपर जो है वो कमांड और प्लानिंग सब कुछ यूएई से होने लग जाता है, तो तब हम कहेंगे कि ओके, आप इसको इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट से इसकी स्क्रूटनी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो क्या। अच्छा, बिकॉज बार बार जिक्र हुआ एसएएफ का और आरएसएफ का, और हम्म। अगर हम इनको भी एक लीगल लेंस से देखें, तो हम्म। क्या कुछ ऐसी चीजें हैं दैट दे आर रिक्वायर्ड टू डू, दैट दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम डूइंग अंडर द लॉ। एंड आई अंडरस्टैंड कि जब इस तरह की सिचुएशंस हो जाती हैं तो लॉ की इम्प्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल हो जाती है, बट स्टिल क्या कोई लॉ एग्जिस्ट करता है टू एड्रेस दैट? हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। एंड यस, अनफॉर्चुनेटली इन्फोर्समेंट की जब हम बात करते हैं तो डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा होती है। बट आई थिंक वन ऑफ द रीजंस फॉर हैविंग दिस सीरीज, दिस डिस्कशन इज दैट एटलीस्ट वी हाईलाइट व्हाट वी हैव इन द थ्योरी, कि जो किताब में मौजूद है कम से कम हम उसकी बात तो करें, क्योंकि उसकी बात करेंगे तो चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगी। क्योंकि इस वक्त तो ऐसा ही लग रहा है ना कि कोई कानून है ही नहीं, मतलब एक कॉमन परसेप्शन ऐसा ही आता है कि इसकी कोई रोकथाम नहीं है, इसके बारे में कोई एक्शन ही नहीं। कमिंग बैक टू द लॉज, इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जो आपका लीगल फ्रेमवर्क है वो कंपैरेटिवली स्ट्रांग है एज कंपेयर टू एनआईएसी। लेकिन ऐसा नहीं है कि एनआईएसी जो है वो बिल्कुल कानून के दायरे से बाहर है। बिल्कुल उस पर कानून अप्लाई होते हैं, जेनेवा कन्वेंशन अप्लाई होती हैं। सबसे पहले हम उस कानून की बात करते हैं जो कि बिल्कुल एनआईएसी पर ही अप्लाई होता है। इसको कहते हैं कॉमन आर्टिकल 3 ऑफ जेनेवा कन्वेंशन। इसको मिनी जेनेवा कन्वेंशन भी कहते हैं। इसकी एप्लीकेशन जो है वो एनआईएसी में होती है। और इस कन्वेंशन के तहत जो आपकी स्टेट है या जो भी बेलिजरेंट पार्टीज हैं, अब मैं बार बार स्टेट की बात इसलिए करूँ क्योंकि हम सूडान के केस में देख रहे हैं कि इट्स स्टेट वर्सेस अ बेलिजरेंट ग्रुप, लेकिन कभी कभी इट्स ऑल्सो बिटवीन द ग्रुप्स ओनली एंड नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट। ठीक है। तो इसमें ऐसा होता है कि जो आपकी बेलिजरेंट पार्टीज हैं, जो उनके लिए ये लिमिटेशन सेट करता है कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑफ कोर्स उन पे अप्लाई होता है कि सिविलियंस को प्रोटेक्ट करना है, हॉस्टेज टेकिंग आपने नहीं करनी, वुंडेड और सिक लोगों की आपने केयर करनी है, इम्पार्शियल ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस जो है वो फराहम करनी है। ठीक है। यानी कि इस तरह के कवानीन जो है वो, और टॉर्चर डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट जो है वो आपने नहीं करना। ठीक है। यानी कि ये इतनी कॉम्प्रिहेंसिव तो नहीं है कॉमन आर्टिकल 3 जितने के बाकी लॉज हैं, लेकिन स्टिल इट अप्लाइज एंड इट सेट्स limitations फॉर द पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन अगर हम सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करता है नॉन इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट में, वो होता है आपका कस्टमरी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। अब इस
कस्टमर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में वो तमाम कवानीन आ जाते हैं बहुत हद तक जो कि इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट पर भी अप्लाई होते हैं। ठीक है, इसमें सिविलियन प्रोटेक्शन, रेप के खिलाफ प्रोटेक्शन, और बच्चों के लिए, बच्चों के बारे में, बच्चों की रिक्रूटमेंट, इस तरह के तमाम कवानीन के आपने रेड क्रॉस या जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं ह्यूमैनिटेरियन पर्पसेस के लिए ऑर्गेनाइजेशंस, उनको आपने टारगेट नहीं करना, उनको बल्कि रोकना भी नहीं, उनकी मूवमेंट भी आपने जो है वो रोकनी नहीं है। ठीक है, जितनी एक आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो आप करते हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपने स्टारवेशन को एज अ टूल ऑफ वॉर इस्तेमाल नहीं करना। हमने देखा जो पहले भी दारफुर में बैक इन 2005 आई गेस, जब जेनोसाइड हुआ था, जब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तब भी वाटर को, खाने को जो है एज अ टूल ऑफ वॉर इस्तेमाल किया गया था। और अभी भी सिंस 2023 बहुत सारे एरियाज में जो है वो पानी की बंदिश कर दी गई, कहीं पर जो है वो खाने को बंद कर दिया गया। अल्फाशर आई गेस वहां पे 18 मंथ्स का जो है वो सीज रहा, जिसमें बहुत लिमिटेड मूवमेंट थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है वो बहुत ज्यादा स्टारवेशन इस्तेमाल की गई, और अगर खाने की एक्सेस थी भी तो वो बहुत लिमिटेड थी, जो कि बाकी लोगों की तरफ नहीं थी। तो ये तमाम चीजें जो है, कानून इन सब की प्रोहिबिशन करता है, लेकिन इन एक्शन जो है वो थोड़ी सी इन्फोर्समेंट बहुत ज्यादा वीक रहती है। एक चीज जो मुझे, मेरे अपने ओपिनियन में मुझे लगता है कि कस्टमरी जो इंटरनेशनल लॉ होता है, चाहे वो कस्टमरी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ ही क्यों ना हो, ये एक ऐसा कानून है जो अगर स्टेट पार्टी भी नहीं है तब भी उस पर अप्लाई होगा। जैसे कि हम एपी यानी कि एडिशनल प्रोटोकॉल 2 देखें, जो बहुत ज्यादा सिविलियन प्रोटेक्शन की बात करता है, डिस्टिंक्शन, प्रोपोर्शनैलिटी, इन तमाम चीजों की जो बात करता है। सूडान उसकी उसका पार्टी नहीं है, उसका सिग्नेटरी नहीं है, लेकिन उसकी कुछ बहुत सारी जो प्रोविजंस हैं वो कस्टमरी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का स्टेटस रखती हैं। इसका मतलब है कि वो ऑटोमेटिकली सूडान पर जो है वो अप्लाई होती हैं, सूडान पर और बहुत सारी कंट्रीज, क्योंकि वो कस्टमर इंटरनेशनल लॉ है ऑब्वियसली, तो वो बहुत सब स्टेट्स पर अप्लाई होता है। मैं बहुत सारी और सब के बीच में थोड़ा सा इसलिए रुक रही थी क्योंकि इसमें एक परसिस्टेंट ऑब्जेक्टर का एक कॉन्सेप्ट है, जो कि एक अलग कॉन्सेप्ट है, वी कैन डील विद दैट लेटर, लेकिन एक आम फहम के लिए ये समझना काफी है कि सब स्टेट्स पर अप्लाई होता है। ओके, तो लॉज तो है, आपके पास जेनेवा कन्वेंशन है। कॉमन आर्टिकल 3 हो गया, जो कि सिर्फ और सिर्फ एनआईएसी की एप्लीकेशन उस पर होती, उस पर उसकी एप्लीकेशन होती है। और उसके बाद जो आपके AP2 हैं और बाकी जो जेनेवा कन्वेंशन हैं, उनके जो कस्टमरी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ वाली प्रोविजंस हैं, जिसमें तमाम जो आपको पता है सिविलियंस की प्रोटेक्शन, मरीज की प्रोटेक्शन, ये तमाम चीजें जो है वो अप्लाई होती हैं। एंड if we look at the situation right now, so we can say that there are violations of almost of all of the provisions. तो आयशा, ये जो मतलब आपने यही कहा कि अगर हम सिचुएशन देखें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ प्रोवोलेशंस हैं। और हम्म। आई थिंक अगर हम इस पूरे रीजन की बात करें, लीबिया नेबरिंग कंट्री है, चाद नेबरिंग कंट्री है, इनमें भी हमने देखा कि इस तरह के बहुत अंडर टोन्ड वॉर क्राइम्स यूज हुए जिन पर कभी बात नहीं हुई। तो अगर हम इस सिचुएशन को या मतलब हम मॉनिटर करना चाहें इन कॉन्फ्लिक्ट्स को, तो ये किस तरह से ये सिचुएशंस मॉनिटर होती हैं? आ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये थोड़ा मतलब प्रैक्टिकलिटी की तरफ चीजें चली जाती हैं। सबसे पहले तो मॉनिटरिंग के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। एक तो आपकी ICRC होगी, जो कि आप कहेंगे कि आपके IHL का गार्डियन है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का गार्डियन ही ICRC है। अब ICRC किसी किस्म की कोई इन्फोर्समेंट बॉडी नहीं है, इसका काम सिर्फ ये है कि इसने कॉन्फ्लिक्ट वाले एरिया में जाना है और इसे इंश्योर करना है कि जो सिविलियंस हैं उनकी प्रोटेक्शन हो रही है, ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस मिल रही है, और ट्राई करना है डिप्लोमेटिकली इंगेज करने का पार्टीज के साथ, उनको रिपोर्ट्स करनी है कि आप यहाँ पर आप ये वायलेशन करिए, यानी कि एक डाटा कलेक्शन जो है वो ICRC के पास आ जाता है। लेकिन ICRC अपना जो डाटा है वो एकदम पब्लिक नहीं करती, और हर डाटा पब्लिक नहीं करती, उसका डाटा मैक्सिमम जो है वो कॉन्फिडेंशियल होता है, क्योंकि द पर्पस ऑफ ICRC इज नॉट टू नेम एंड शेम द पार्टीज, बट मेक देम टू कंप्लाई विद द लॉज। तो इसलिए उसका मैकेनिज्म जो है वो मोरलेस जो है वो इस तरफ ज्यादा होता है कि आपने जो है वो लॉज को अबाइड बाय करना है, लेकिन डाटा कलेक्शन जो है वो उसका हिस्सा बन जाती है। और उसके अलावा जो आपकी NGOs हैं, मीडिया आउटलेट्स हैं, ये सब तो काम करते हैं कॉन्फ्लिक्ट एरियाज में। कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो इनको प्रोहिबिट
प्रोहिबिट करता है कि भाई आपकी जो ये मीडिया आउटलेट्स हैं ये इस एरिया में नहीं जा सकती। ना ही कोई लॉ है जो ये मैंडेटरी करता है कि आपने एक्सेस जरूर देनी ही जाना देनी है है। मीडिया को, ठीक है। हाँ, हम लोग एपी जो जेनेवा कन्वेंशन हैं उनमें हम देखते हैं कि जर्नलिस्ट के नाम के साथ बोला जाता है कि उनको सिविलियन प्रोटेक्शन दी जाएगी, उनको उनको उसी तरह प्रोटेक्ट किया जाएगा जिस तरह नॉन कम्बैटेंट यानी कि सिविलियंस को किया जाता है जो कि जंग का हिस्सा नहीं है। लेकिन ये कहीं नहीं कहा जाता कि भी उनको कवरेज से कोई नहीं रोक सकता, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उनको रोका जा सकता है ऑब्वियसली। और ये ऑर्गेनाइजेशन के खुद पर भी है कि वो इस तरह के एरिया में जाना चाहती हैं या नहीं। अगर हम रवांडा में देखें तो आईसीआरसी के बहुत सारे मेंबर्स, कोंगो में इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स में आपने देखा कि यूएन के पर्सनल्स और आईसीआरसी के और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, अभी पैलेस्टीन में आपने देखा कि कितने जर्नलिस्ट की जो है वो डेथ हुई, शहादत हुई। और मतलब ये ऑर्गेनाइजेशंस के खुद पर भी होता है कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट में जाना चाहती हैं या नहीं। ना तो लॉ उनको रोक रहा है और ना तो लॉ उनकी कवरेज को एज अ फंडामेंटल राइट जो है वो तस्लीम कर रहे हैं। हाँ, अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करें, तो हाँ वो एप्लीकेशन हो सकती है कि भी आपने लोगों को इंफॉर्मेशन देना और अपना ओपिनियन देना है। बट स्ट्रिक्टो सेंसो आपको ऐसा कोई ट्रीटी नहीं मिलेगी। उसके अलावा हमारे पास और भी मॉनिटरिंग बॉडीज हैं जो कि काम करती हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ठीक है, वो अपने रिसर्च बेस पे डेटा कलेक्ट करती है। ह्यूमन राइट्स है, यूनाइटेड नेशन की जो ऑफिशियल एक्सपर्ट्स पैनल्स हैं, ह्यूमन राइट कमीशन, ह्यूमन राइट ऑफिस ऑफ एक्सपर्ट पैनल, वो भी डेटा कलेक्शन करता है और इंक्वायरीज करता है, इन्वेस्टिगेशंस करता है। और इनकी डिफरेंट बॉडीज हैं जो इंगेज होती हैं डेटा कलेक्शन और मॉनिटरिंग में। और अब जो है वो चीजें थोड़ी सी आसान भी हो गई हैं विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी वजह से आपको ड्रोन्स के जरिए और सैटेलाइट्स के जरिए जो है वो डेटा कलेक्ट, एटलीस्ट विजुअल्स ऑब्टेन करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। और उसके बाद फील्ड वर्क तो आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशंस ही करेंगी, और लोगों से मिलना, इंटरव्यूज करना, ये एक जरिया होता है डेटा कलेक्शन का। अ, बिकॉज आई अगर हम थिंक लॉ की बात, जहाँ पे बिकॉज आई थिंक जहाँ पे ये एआई ने और इन चीज़ों ने चीज़ों को आसान किया हम्म, है, वहीं पे उन्होंने चीज़ों को एक डाउट में भी डाल दिया है कि इज इट इवन रियल। या बिल्कुल, सो बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो डेवलपमेंट साइड बाय साइड चल रही है कि एक तरफ आपने एआई का सिस्टम जो है वो बनाना है, फिर उसके बाद उस सिस्टम से उसके प्रोज भी हैं एंड कॉन्स भी हैं, फिर आपने एक ऐसा सिस्टम भी बनाना है जो डिफरेंशिएट कर सके कि क्या एआई जनरेटेड है, क्या रियल है। तो या ये द but स्ट्रगल I इज think रियल। unless the teams are there on ground, right now हम्म, we're not in a condition where we can access कि ये सच है या नहीं है। So बिल्कुल, लोगों का बिल्कुल। वहाँ होना और लोगों से जानना is very important maybe in this यस, और अभी यूनाइटेड नेशंस की जो बॉडीज हैं जो भी वहां पर मौजूद है, मॉनिटरिंग बॉडीज, उनकी तरफ से रिपोर्ट्स आ रही हैं, स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, मीडिया के फुटेजेस भी आ रहे हैं। जैसे हमने पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में देखा कि लोगों ने खुद जो है वो अपनी बहुत सारी वीडियोस बनाकर, मतलब लोग अपने जर्नलिस्ट खुद ही बन गए थे। yeah ये मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज्यादा चीजें चेंज भी हुई हैं कि जित एक तरफ हमें रुकावट भी आती है सही इंफॉर्मेशन लेने के लिए, लेकिन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में भी आसानी है। तो यानी कि ये एक कह सकते हैं कि एक डबल एज्ड सोर्ड है। exactly exactly। या सो हम मूविंग टू द स्पेसिफिक क्वेश्चन, जिस तरह हमने आईसीआरसी की बात की, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की बात की, तो फिर हम मुझे लगता है कि अगला ख्याल आईसीजे का आता है या आईसीसी का आता है या जो इनका वो आता है कि फिर यहाँ पर इनका रोल अब क्या इस सिचुएशन में बनता है। बिल्कुल, अगर हम इन्फोर्समेंट की बात करते हैं कि लॉज हैं, मॉनिटरिंग भी हो रही है, डेटा भी आ गया है, तो इनकी इन्फोर्समेंट कैसे होती है? इन्फोर्समेंट ही एक ऐसा पार्ट है जहां पर इंटरनेशनल लॉ जो है वो थोड़ा सा टूथलेस साउंड करने लग जाता है। अगर हम आईसीजे की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट आईसीजे फर्स्ट। आईसीजे का जो फॉरम है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये फोरम जो है वो दो तरह की डिस्प्यूट्स लेता है। फर्स्ट इज द डिस्प्यूट बिटवीन अ स्टेट वर्सेस द स्टेट, and the second one is the dispute which comes from the violation of genocide convention. तो अगर स्टेट की बात करें तो पहली बात तो है कि सूडान जो है वो अब आईसीजे की जुरिस्डिक्शन वो एक्सेप्ट नहीं करता।
सिग्नेटरी नहीं है। यानी कि सबसे बड़ी लिमिटेशन तो ये है कि फर्स्ट थिंग कि स्टेट जो है वो खुद एग्री करेगी, या तो वो सिग्नेटरी हो गई या तो वो खुद एग्री करेगी टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ द आईसीजे। एंड द सेकंड थिंग इज कि आप को यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो इशू रेफर कर देगी टू दी आईसीसी, जैसे कि दारफुर के केस में अर्लियर 2005 में हुआ था। लेकिन हाँ, यहाँ पर क्या होता है कि आईसीजे की अगर हम बात करें तो इधर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आपका जो सूडान है वो इसका सिग्नेटरी नहीं है। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि इसी साल के शुरू में यूएई को सूडान ने जो है वो सू किया था फॉर द वायलेशन ऑफ जेनोसाइड कन्वेंशन। लेकिन उसके बाद आईसीजे ने वो जो केस था वो ड्रॉप कर दिया। एक्चुअली हुआ ये था कि सूडान का क्लेम ये था कि यूएई जो है वो फंड कर रहा है आरएसएफ को, और जो आरएसएफ जो है वो फिर उस फंडिंग की हेल्प से जो है वो जेनोसाइड जो है वो कमिट कर रहा है अगेंस्ट दी एथनिक कम्युनिटीज इन इन द रीजन, इन दैट एरिया। तो आईसीजे ने इस केस को सिर्फ इतना देखा कि जुरिस्डिक्शन की बेस पर इस केस को ड्रॉप कर दिया। अब होता यह है कि जब आपने कोई भी कन्वेंशन जो है वो आप रेटिफाई करते हो, तो स्टेट्स के पास ये राइट होता है कि वो रिजर्व कर लें कि मुझ पर ये वाली कन्वेंशन तो अप्लाई होगी, लेकिन ये वाले आर्टिकल्स, ये वाले प्रोविजंस जो हैं ये मुझ पर अप्लाई नहीं हो सकते। ठीक है, मैं इनसे अपने आप को ऑप्ट आउट कर रहा हूँ। तो इसी तरह यूएई ने जो आईसीजे की कंपलसरी जुरिस्डिक्शन की जो प्रोविजन थी उसको ऑप्ट आउट किया हुआ था रेटिफिकेशन के टाइम पर। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जब तक यूएई खुद इस जुरिस्डिक्शन को अपने ऊपर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो कंपलसरीली आईसीजे की जुरिस्डिक्शन यूएई पर अप्लाई नहीं हो सकती। यानी कि इस स्पेस पर ये केस ड्रॉप हो गया। अब इस केस ड्रॉप होने का मतलब ये नहीं है कि वो फैक्ट्स पर नहीं गया कि जेनोसाइड हुई है या नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो टेक्निकल भी नहीं कहेंगे, इंटेलिजिबिलिटी का जुरिस्डिक्शन बेसिस क्वेश्चन। पर ही, बिल्कुल एप्लीकेबिलिटी के क्वेश्चन पर ही जो है वो केस जो है वो ड्रॉप हो गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आईसीजे इटसेल्फ कितना लिमिटेड फॉरम है, इसकी मतलब जो पावर है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। अब हम आते हैं आईसीसी के बारे में। आईसीसी जो है वो इंडिविजुअल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स वॉर क्राइम्स, उनके बारे में उनका ट्रायल्स उन केसेस को लेता है। अब अगेन आईसीसी जो है वो आपका सूडान जो है वो उसका उसको उसका सिग्नेटरी नहीं है, सबसे पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर केस तब जाएगा जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसको रेफर कर देगी। ठीक है, अब होता ये है कि बैक इन 2003 एंड 5 जब पहले दारफुर रीजन में जो है वो जेनोसाइड हुआ था, तब सिक्योरिटी काउंसिल ने जो है केस या इशू जो है वो आईसीसी को रेफर कर दिया था। और उसके बाद 2010 में आईसीसी ने जो है वो मेरे ख्याल से ये कहा था कि भाई आपने जेनोसाइड का जो केस है वो फिर अब किसी सिरे लगा और ये प्रूव हुआ कि जो वहां पर जेनोसाइड हुआ है। और फिर आपने देखा होगा कि जो उमर अल बशर, द द प्रेसिडेंट ऑफ सूडान एट दैट टाइम, उनके खिलाफ फिर हमने देखा कि आईसीसी ने जो है वो अरेस्ट वारंट भी जो है वो 2010 में इशू किए। ठीक है, लेकिन अब इट्स बीन 15 इयर्स नाउ और वो एक फ्यूजिटिव हैं। अब आईसीसी की लिमिटेशन ये है कि सबसे पहले तो जो स्टेट्स उसकी सिग्नेटरी नहीं है ऑब्वियसली वो अरेस्ट वारंट भी जो है वो उनकी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगी। ठीक है, लेकिन उमर अल बशर जो है वो मेरे ख्याल से अफ्रीका, साउथ अफ्रीका गए थे आई गेस बैक इन 2020 2019। लेकिन साउथ अफ्रीका ने भी जो है वो अरेस्ट नहीं किया था, वो कुछ रीजंस दी थी। लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा जब नेतन्याहू भी आए थे साउथ अफ्रीका में तो ये क्वेश्चन दोबारा आ गया था। और आपने ये भी देखा होगा कि हंगरी ने सिर्फ इस They वजह से कि actually नेतन्याहू जो है वो wrote out वहां of आ it. सके, यस, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर स्टेट्स जो है मतलब वो जब तक कंप्लाई नहीं करेंगी तब Yeah. तक जो है वो इसको एग्जीक्यूट करना, अभी तो सिर्फ अरेस्ट वारंट की बात हो रही है, लेट अलोन ट्रायल, लेट अलोन पनिशमेंट, Yeah. लेट अलोन एनी अदर थिंग। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वाला लॉ जो है ये वाला जो फॉरम है आईसीसी का, ये खुद भी कितना ज्यादा लिमिटेड है, कितना इसकी पावर जो है वो मतलब अनफॉर्चुनेटली बहुत। Unless it's लेकिन जो white people who are dying, तो फिर तो एग्जैक्टली prosecute हो एग्जैक्टली जाता है। ये भी एक रीजन है। आपको पता है कि पूरा अफ्रीकन यूनियन जो है वो भी एक्चुअली इन अरेस्ट वारंट्स और इस तरह आईसीसी से बहुत चिढ़ता है, Yeah. क्योंकि वो कहते हैं कि सिर्फ हम पर ही क्यों,
एग्जैक्टली। आप लोग हमेशा सारे वारंट्स हमारे लिए लगा देते हैं, हमें जो है वो आपने ट्रायल करना है, आपका एहतसाब क्यों नहीं है? तो ये डिबेट भी चलती है, which makes sense. तो या So Aisha, I think just a concluding note, how do you see it? How do you see the situation unfolding? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, ये जब नॉन इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसमें बहुत ज्यादा लिमिटेड है, इसकी इन्फोर्समेंट बहुत ज्यादा लिमिटेड है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। सबसे पहले तो ये कि स्टेट्स को कंप्लाई कराना शायद थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि दे आर द सिग्नेटरीज, उन पर इंटरनेशनल कस्टमर इंटरनेशनल लॉ जो है वो अप्लाई होता है। लेकिन जो ग्रुप्स होते हैं, बेलिजरेंट ग्रुप्स होते हैं, उन पर एप्लीकेशन जो है वो मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो कुछ भी रेटिफाई नहीं करते, दे जस्ट हैव टू फॉलो द जेनेवा कन्वेंशंस। अब यहाँ पे स्टेट का अपना रोल डबल होता है, एक तो खुद भी उसने आईएचएल को अप्लाई उस कंप्लाई करना है, और यही स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इट हैज टू मेक श्योर कि द अदर बेलिजरेंट ग्रुप्स आर आल्सो कंप्लाइंग टू द आईएचएल। यहाँ पर बहुत ज्यादा टेक्निकल आ जाती है। अगर अब चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से बाय बुक्स काम करें तो ये आसान भी हो सकता है। अगर स्टेट खुद जो है वो आईएचएल से कंप्लाई कर रही है, और जो बेलिजरेंट ग्रुप्स हैं, अगर आईएचएल प्रॉपर अप्लाई हो रहा है, देखिए जो आपके ग्रुप्स होते हैं उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं होती जो स्टेट्स के पास होती है। ठीक है, तो यानी कि वो बहुत ज्यादा देर तक कोई ग्राउंड होल्ड नहीं कर सकते। अब यहाँ पर बाकी स्टेट्स का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम आरएसएफ की बात करें, तो सबसे पहली बात होती है फंडिंग। कब तक वो स्टेट के साथ झगड़ सकेंगी अगर उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लॉजिस्टिक्स कम है, फंडिंग कम है, वेपन्स नहीं है? तो इसका मतलब है कि अगर बाकी स्टेट्स वेपनरीज प्रोवाइड करना, फंडिंग प्रोवाइड करना, और ये डर्टी गेम्स, प्रॉक्सी गेम्स खेलना बंद कर दें, तो एक पार्टी जो बेलिजेंट ग्रुप है वो एक अच्छी कंडीशन में ना हो। तो जब एक लेवरेज ज्यादा ना बन रहा हो, तो टॉकिंग टेबल पर आना आसान होता है। तो इसका मतलब है, और अगर स्टेट भी जो है उस वो भी अपने ऊपर लिमिट लगाए, अंधेधुंध जो है, अभी हम देखेंगे सिर्फ आरएसएफ की तरफ से जो है वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन या इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की वायलेशन नहीं हो रही, स्टेट की तरफ भी हो रही है। वो भी जब एरियल बॉम्बिंग करता है तो सिविलियन पॉपुलेशन का लिहाज नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें दोनों पार्टीज जो है वो कंप्लाई, कितनी कितनी यूटोपियन बातें लग रही हैं, लेकिन अगर दोनों पार्टीज जो है वो कंप्लाई करने लग जाए लॉ से, तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है। अभी तक का जो मुझे नजर आ रहा है, मुझे क्या, जो भी एक सिनेरियो है सबको नजर आ रहा है, वो ये है कि यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस का जो रोल है वो इस वक्त बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। अगर हम यूनाइटेड नेशन चार्टर की बात करें, तो जिसका चैप्टर 7 है, वो यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल को बहुत सारी ऐसे राइट्स देता है जो यूएनएससी इस वक्त यूज कर सकती है टू हॉल्ट और एटलीस्ट डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, आर्म्स एम्बार्गो हो गया, पीस कीपिंग हो गई, ठीक है, आपने नो फ्लाई जोन बना दिया, यानी कि आपने पार्टीज को इतना प्रेशर करना है कि वो जो है वो कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आए। लेकिन मसला ये है कि हमारा यूएनएससी ही डिवाइडेड है, वीटो आ जाता है। ठीक है, आप ये देखते हैं कि जो चाइना है वो सैंक्शंस के अगेंस्ट बात करता है कि भाई सैंक्शंस नहीं लगाने चाहिए, दे हैव देयर ओन रीजंस। रशिया जो है वो एसएएफ को बैक कर रहा है। बाकी अब जब तक यूएनएससी ही किसी बात पर एग्री नहीं होगी, तो वो तमाम एक्शंस जो सिक्योरिटी काउंसिल ले सकती है वो नहीं ले सकती। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक डेड एंड है। जब तक स्टेट्स खुद जो है वो एक अच्छी गुड इंटेंट के साथ काम नहीं करेंगी, देयर इज नो एंड टू इट। एंड राइट नाउ इट अपीयर्स स्टेट्स हैव नो इंटरेस्ट इन सेविंग, आई एम सो सॉरी टू से दैट, बट दे हैव। Record. सो राइट नाउ वी कैन से दैट दिस इज अ डेड एंड, ये एक डेड एंड है। और जब तक स्टेट्स जो हैं वो खुद अपनी कंसेंट से, अपनी विलिंगनेस से, और अपनी गुड इंटेंशन के साथ जो है वो इस मसले को रिजॉल्व नहीं करना चाहेंगी, जब तक तब तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी वो सब नहीं कर सकेगा जो वो कर सकता है बाय लॉ। तो बट इट सीम्स दैट, एंड आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, कि right now it doesn't appear that states have any interest in saving the African people's lives, and it is very unfortunate. तो लेट्स सी चीजें जो है वो किस तरफ जाती हैं, आवाजें उठना शुरू होंगी, और स्टेट्स को ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है वो रियलाइजेशन होगी, और
जब स्टेट्स जो हैं इस तरह की चीजों को फंड करना, बाकी जो जो कि दूसरी स्टेट्स हैं, थर्ड पार्टीज, जब वो इस तरह की चीजों को बैक करना और सपोर्ट करना छोड़ेंगी, तो कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन जो है वो ज्यादा आसान हो जाएगा। और यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस का जो रोल है वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Perfect. Thank you so much, Aisha. And I hope we get to discuss these things more often and we keep discussing these important issues and we keep getting insight from you on these issues. Thank you थैंक so यू। much.